इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक सीधा सा रूल है, पावर कभी भी एक एरिया में नहीं रहती, यानी कि इट इज गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम देयर। कहा जा रहा है कि प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एक्चुअली ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स का जो सेंटर है वो इंडो पैसिफिक है और आने वाले कुछ सालों तक इंडो पैसिफिक रहेगा। अब आप कहेंगे इंडो पैसिफिक ये है क्या एंड व्हाई इट बिकम्स सो इंपॉर्टेंट। तो इसका जरा रीजन जानते हैं। सबसे पहले कुछ स्टेटमेंट देखिए। इंडो पैसिफिक इज द न्यू स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट। न्यू स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर इंडो पैसिफिक, ये तो हमें पता है कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन, इनको मिलाकर हम इंडो पैसिफिक कह रहे हैं। फिर ये स्टेटमेंट, ये हेडलाइन कह रही है इज अ न्यू स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट। अरे वो ओशन तो पहले से ही वहां थे ना, दोनों ओशन थे, वो एरिया तो वहीं पर है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो नया एरिया इजाद हुआ है। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं? देखिए वो एरिया तो वहीं पर था, लेकिन उस पर जो एफर्ट्स थे, उस पर जो कंटेस्टेशन थे बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, वो अभी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसी वजह से कहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इट इज अ न्यू स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट। स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट क्यों? वो इस वजह से क्योंकि जब कोई एरिया केवल आपके नहीं, दूसरे कई सारे देशों के इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी का एक जरूरी स्तंभ बन जाता है, तो इसका मतलब यह है कि अब वो एरिया आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। इंडो पैसिफिक की खास बात यह है केवल ये इस एरिया में आने वाले देशों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर इकोनॉमिक पावर ज्यादा वेस्ट में हमने देखी है और उनके लिए भी ये एरिया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो अपनी इकोनॉमिक पावर को बनाकर रख पाए, अपनी मिलिट्री पावर को बनाकर रख पाए, तो जाहिर सी बात है उनका रुझान इस एरिया में होगा कि नहीं होगा? होगा। और जो भी इस ऑर्डर को अपने फेवर में करने की कोशिश करेगा, यानी कि चाइना की हम बात कर रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए जाहिर सी बात है ये पॉलिसी जरूरी हो जाती है, क्योंकि ये उनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, उनकी सिक्योरिटी। तो इनके सबके कंसर्न, सबके तार किससे जुड़ते हैं? इंडियन या इंडो पैसिफिक एरिया से जुड़ते हैं। हम इसमें यह भी चर्चा करने वाले हैं कि इस एरिया में इंडिया डिस्पाइट हैविंग सच अ स्ट्रेटेजिक लोकेशन, लेकिन अभी उतना असर्टिव क्यों नहीं था आज तक? व्हाई इट बिकेम मोर असर्टिव नाउ? पहले क्यों नहीं था? क्योंकि जगह वही है, राइट? भाई बिजिएस्ट ट्रेड रूट है यहां पर इंडो पैसिफिक में, मोस्ट पॉपुलस एरिया है ये, तो यानी कि मार्केट है। लेकिन अभी क्यों रुझान बढ़ा? इससे पहले रुझान क्यों नहीं था? तो इससे जुड़ी जो जितनी भी लेयर्स हैं, चलिए समझते हैं बहुत ही सिंपल वे में। सबसे पहले तो दिमाग में आपके सवाल आना चाहिए, इंडो पैसिफिक है कहां सर? ये है इंडो पैसिफिक, यानी कि ये इंडियन ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है। 2018 में शंग्री-ला डायलॉग में मोदी जी ने अपनी स्पीच में कहा कि ज्योग्राफिकली हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ अब ये स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक डेडिकेटेड बेंच इसके लिए बना दिया। डेडिकेटेड बेंच का मतलब है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं डेडिकेट कर रहे हैं अपना टाइम जस्ट फॉर इंडियाज अलाइनमेंट इन दिस एरिया। यहां पर देखिए ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर और यहां पर जो वेस्टर्न कोस्ट है यूएस की, ये पूरा एरिया क्या है? इंडो पैसिफिक है, राइट? तो यानी कि इसका मतलब है इन सारे देशों का जो भविष्य है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। यानी कि केवल ये देश अपने बारे में सोचेंगे तो भी नुकसान है, ये देश केवल अपने बारे में सोचेंगे तो भी नुकसान है, ये इंटरकनेक्टेड है, राइट? अब इसके कारण क्या है थोड़ा जानते हैं। एक तो होती है ज्योग्राफिकल डेफिनेशन, एक होती है फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शन का मतलब है वास्तविकता में चल क्या रहा है वहां पर, क्यों हम महत्वपूर्ण कह रहे हैं। तो मैंने आपको 3 कीवर्ड अभी दिए थे, राइट? स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी। तो याद कर लीजिएगा SSP। भाई SSP याद करने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो ध्यान रखना कि ये फंक्शनल डेफिनेशन है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी के लिए इंडो पैसिफिक इज इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर द नेशंस व्हिच आर इन दिस एरिया बट वेस्टर्न नेशंस एज वेल। तो ग्लोबल ट्रेड और जो है उसके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने कहा बिजिएस्ट ट्रेड रूट है, मोस्ट पॉपुलस एरिया है ये। तो वी कैन से कि सेंटर है ग्लोबल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स का। जो इस एरिया पर राज करेगा वो आने वाले फ्यूचर में सुपर पावर होगा। एक वीडियो मैंने आपको बताया था, कई लोग सोचते हैं कि वर्ल्ड पावर बना जाता है केवल अपने आप को मजबूत करने से। अपने आप को मजबूत करना जरूरी है, लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत कुछ चाहिए होता है। वो क्या है कि वर्ल्ड सिस्टम आपके इंटरेस्ट में अलाइन है कि नहीं। आप कहेंगे वर्ल्ड सिस्टम, ये क्या बात हुई?
मान लीजिए इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहा है, करिए मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस, डिफेंस इंडिजनाइजेशन पर रहा है, करिए। लेकिन अगर जो दुनिया जिस तरीके से चल रही है, मीन जिस तरीके से वर्ल्ड इकोनॉमी कनेक्टेड है, अगर वो डायनेमिक्स इंडिया के फेवर में नहीं है, तो मुझे बताइए आप उस मैन्युफैक्चरिंग का करेंगे क्या जब आपको दरवाजे नहीं मिलेंगे बेचने के। साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ चाइना सी में अगर चाइना अपने आप को ज्यादा एक्सपेंड कर लेता है, और ऐसे में वो इंडिया के जो इंटरेस्ट है वहां पर, जैसे वियतनाम एरिया वाले, वियतनाम के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो ओवीएल का इस्तेमाल करके हम नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो क्या हम फिर वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं सेटिस्फाइड होंगी? नहीं होंगी। जब सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो मैन्युफैक्चरिंग, जो ये केवल एक लिंक में आपको बता रहा हूं, तो मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि केवल हम डोमेस्टिक पॉलिसीज से के बलबूते पर ताकतवर बन सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, इंटरनेशनल पॉलिसीज आर कनेक्टेड टू सक्सेस ऑफ योर डोमेस्टिक पॉलिसीज। समझ में आ रही है ना बात? तो इस वजह से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था आपके फेवर में वर्क करनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर हमारे फेवर में वर्क क्यों करेगी? अरे नीति बनानी पड़ेगी, ऐसी अलायंसेस बनाने पड़ेंगे, ऐसे मौके के फायदे उठाने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए किस मुद्दे पर किसके साथ रहना है और कितना साथ रहना है। जैसे कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में आप चाइना के काउंटर में क्वाड का पार्ट तो बन रहे हैं। इंडो पैसिफिक की बात करेंगे तो क्वाड की बात करनी पड़ेगी, लेकिन साथ में इंडिया को यह भी जानना होगा कि हम यह प्रोजेक्ट नहीं कर सकते दुनिया को कि हम कंटेनमेंट पॉलिसी कर रहे हैं अगेंस्ट चाइना, विच इज लेड बाय वेस्ट। अगर पश्चिमी देशों का एजेंडा है कि चाइना को काउंटर करना है, और हम केवल उस लाइन में वेस्ट के इसलिए पीछे हो गए कि हाँ हाँ ये हमारा भी दुश्मन है, सही मौका मिला चलो हम भी बैठ जाते हैं इस कंपार्टमेंट में। नहीं नहीं, दिस इज नॉट हाउ यू एक्चुअली बिकम पावरफुल इन योर रीजन। अगर रीजनल लीडर बनना है तो एक्चुअली रीजनल जो नेशंस, आपके क्षेत्र के जो देश हैं, उनको यह बताना होगा कि इंडिया की इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। यानी कि मुझे बताइए, आप दूसरों को एक्चुअली केवल दूसरों को कंटेन करके क्या आपको लगता है कि आप वर्ल्ड सिस्टम को अपने फेवर में कर सकते हो? नहीं नहीं, यू हैव टू मेक अदर एफर्ट्स एज वेल। यानी कि आपको यहां पर बैलेंसिंग एक्ट रखना होगा। आपको चाइना को काउंटर भी करना है, ऑब्वियसली करना है। बॉर्डर पर प्रॉब्लम कर रहा है चाइना हमारे लिए, वाटर में प्रॉब्लम कर रहा है चाइना हमारे लिए, तो जाहिर सी बात है चाइना को काउंटर करना है, बट इट शुड बी अ बैलेंसिंग एक्ट। बैलेंसिंग मतलब हम ट्रेड भी रखेंगे चाइना के साथ तब तक जब तक हमारे लिए बहुत जरूरी है उन एवेन्यूज में। ग्रेजुअली हम अपनी जो इंटरडिपेंडेंस है उसको रिजॉल्व करेंगे, आत्मनिर्भर भारत पर भी हम फोकस करेंगे, साथ में मैन्युफैक्चरिंग बेस अपने आप को बनाएंगे, कई सारी कंपनीज या वहां से यहां शिफ्ट हो इस पर बात करेंगे। साथ में जो लिंकेज है इन साउथ ईस्ट एशिया अफ्रीका, क्योंकि मैंने क्या बताया, इंडो पैसिफिक का मतलब क्या है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएस, तो इसकी जो मार्केट है उसको हमें कैप्चर करना होगा। जहां पर चाइना है, चाइना का सब्स्टिट्यूट हमें खड़ा करना होगा। दैट इज, सम पीपल वुड से कि सर क्या बात कर रहे हो आप सर, चाइना का सब्स्टिट्यूट हम कैसे कर लेंगे? चाइनीज भी यही बात कहते थे जब वो सोच रहे थे कि हम यूएस का सब्स्टिट्यूट बनेंगे। 1979 में जब डेन जाओपिंग जैसे लीडर कह रहे थे ना कि हम वेस्टर्न नेशंस की मैन्युफैक्चरिंग का सब्स्टिट्यूट बनेंगे, तो कई लोग मजाक उड़ा रहे थे। ये देखिए यहां पर खेतियां होती हैं और उसमें भी बर्बादी हो रखी है, राइट? मींस पीजेंट्री इज द मेन क्लास, और उसमें भी दे आर इन डेस्पिकेबल सिचुएशन एंड दे आर सेइंग कि दे आर गोइंग टू एक्चुअली शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग बेसिस फ्रॉम यूएस टू चाइना। इज इट पॉसिबल? इवन कहां है इंफ्रास्ट्रक्चर, कहां है इलेक्ट्रिसिटी? तो कई बार जो चीजें, लीडर वही बनता है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने पर काम करता है। पहले तो वो स्ट्रेटेजिक इंसाइट होनी चाहिए ना। और जो लोग कहेंगे कि नहीं यार चाइना को कहां हम काउंटर कर लेंगे, कहां चाइना का सब्स्टिट्यूट हम पैदा कर लेंगे इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, तो फिर तो होना ही नहीं है ना, क्योंकि पहले से आपने सोच लिया, राइट? तो स्ट्रेटेजिक कल्चर में हमेशा पहले में देखना होता है जरूरी क्या है, जरूरी है कि नहीं चाइना के प्रोडक्ट्स का सब्स्टिट्यूट इंडिया में मैन्युफैक्चर करना जरूरी है कि नहीं, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का जो एक एंगल है इकोनॉमिक्स, उसके लिए जरूरी है कि नहीं? जरूरी है, ये आप सबने मान लिया, राइट? जब जरूरी है तो करना है। अब जरूरी है के बाद फर्स्ट स्टेप है जरूरी है, सेकंड स्टेप क्या करना है, ये बात तो क्लियर, इस पे कोई डाउट नहीं है। अब थर्ड स्टेप है करना कैसे है, इस पर एक्चुअली हमें मंत्रणा करनी होगी, करना कैसे है। अब करने के लिए चाइना कैसे कर पाया, ध्यान रखिएगा, चाइना जिस तरीके से कर पाया उसी मॉडल को कॉपी करके यू कांट एक्चुअली, यू कैन से डिफीट चाइना। क्योंकि डिसरप्शन एक्चुअली जो क्रिएट होता है ना, तो एक विशेष समय में होता है। चाइना के लिए जो चीजें वर्क कर गई वो 1980s में काम कर गई, वो आज वर्क नहीं करेंगी।
यानी कि नाउ वी नीड टू ब्रिंग सम इनोवेटिव मॉडल्स। गूगल एक विशेष एग्जाम्पल के लिए, गूगल एक विशेष समय में बन गया गूगल। अब आप सोचो कि नहीं मैं नेक्स्ट गूगल बनूंगा, नेक्स्ट गूगल बन के क्या करोगे भाई? गूगल के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया है, इतनी बड़ी डिपेंडेंसी कर लिया, गूगल से गूगल बनकर थोड़ा ना कंपीट करोगे। अब कुछ नया करना होगा आपको, और ये इसी वजह से कंपनीज खुद अगले 50 साल के एक्चुअली फ्यूचर पर काम कर रही होती हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट मार्केट एक्चुअली गिव्स अस, कि मार्केट हमें सिखाती है। तो ऐसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में है, यानी कि चाइना बनकर चाइना को काउंटर नहीं करना, अब हमें न्यू मॉडल्स लाने होंगे। न्यू मॉडल्स मतलब हमें वहां पर खेलना होगा जहां पर हमारी एज है। चाइना के पास जो एज है, से फॉरेन रिजर्व्स, वो चाइना के पास एज है, मानना पड़ेगा। चाइना, मैंने कहा वर्ल्ड सिस्टम को अपने फेवर में करना पड़ेगा। जिस तरीके से चाइना करता है उस तरीके से आप नहीं कर सकते। चाइना पैसा फेंकता है, आप पैसा फेंकेंगे क्या? नहीं करेंगे ना, नहीं कर सकते भाई, वो हकीकत है। लेकिन सब्स्टिट्यूट पैदा करना है तो करना क्या होगा? हमें नया कुछ करना होगा, अपनी एज देखनी होगी। अपनी एज किस चीज में है? आप कहेंगे सर सर्विस सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में, बट कैसे से काम चल जाएगा? नहीं, इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग में भी जाना होगा, सर्विस में भी जाना होगा, इनोवेशन में एक्सटेंसिवली स्पेंड करना होगा। और केवल इकोनॉमी नहीं, वर्ल्ड नैरेटिव्स शुड बी ऑन योर फेवर। और वर्ल्ड नैरेटिव्स कब आपके फेवर में होते हैं? व्हेन यू ब्रिंग सच सॉल्यूशंस टू द वर्ल्ड व्हिच आर एक्चुअली बेनिफिशियल टू द मेजर पावर सेंटर्स। ये सूत्र है शक्ति का, यानी कि जो शक्तिशाली हैं, आपका उभरना अगर उनके लिए भी फायदेमंद है तो वो शक्तिशाली देश आपके उभरने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर आपका उभरना उनके लिए डाउनफॉल लेकर आता है तो आपको उभरने नहीं देंगे। तो ये कुछ आपको इनसाइट्स मैंने बताई जो इंडो पैसिफिक में हमें ध्यान रखनी होगी। तो यूएस और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडो पैसिफिक में क्या करना होगा? सबसे पहली चीज डिफेंस कोलैबोरेशन। डिफेंस कोलैबोरेशन में एक जो गैप है, यूएस हमें बेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं देता, जाहिर सी बात है, वो जब उसने बनाई है तो उसका अपना इंटरेस्ट है, वो हमें आज से कई साल पीछे की टेक्नोलॉजी देता है। तो ऐसे में अब इंडिया को यह बात क्लियर करनी होगी कि देखो, सबसे पहले तो हम डिफेंस इंडिजनाइजेशन पर फोकस करें। ऑलरेडी कंट्रीज लाइक रशिया आर वर्किंग इन ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। तो आपको भी अब उसी लेवल पर या उससे बेहतर लेवल पर आना होगा अगर आप चाहते हैं कि इंडिया का अलाइनमेंट आपके साथ रहे। इंडिया को प्रपोज करना होगा दिस इज लाइक अ अपॉर्चुनिटी फॉर यू एज वेल, क्योंकि आपकी जगह लेने चाइना तो आ ही रहा है, ज्यादा समय है नहीं, राइट? तो जब देखिए नेगोशिएशन का सीधा सा रूल है, मींस यू हैव टू स्टेप अप द कंडीशंस इन दिस मैनर कि जो आप चाहते हैं वो दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह करो। तो ये डिफेंस प्रोडक्शन इज दैट पॉइंट जिस पे यूएस और इंडिया दोनों की जरूरतें एक तरीके से अलाइन होती हैं। साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज, हम इस बात से वाकिफ हैं कि चाइना के पास अगर शिप काउंट्स की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ा नेवी बेड़ा है, मींस नेवल स्ट्रेंथ है। लेकिन एक चीज और है, नेवल स्ट्रेंथ केवल नंबर ऑफ शिप से नहीं होती, नेवल स्ट्रेंथ इस बात से भी होती है कि कहां कहां आपके बेसिस हैं, कहां कहां आपकी जो नेवल कमांड्स हैं वो बेस्ड हैं, क्या आपका कवरेज है। तो उस कंपैरिजन में यूएस की नेवी इज फार अहेड देन चाइना। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में यूएस और इंडिया अगर मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं इन दिस एरिया, क्योंकि चाइना इंडिकेट कर चुका है कि सम ऑफ द बेस्ट सबमरीन्स आर गोइंग टू बी डेप्यूटेड इन इंडियन ओशन रीजन, राइट? तो ऐसे में अगर वहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो वी कैन एक्चुअली काउंटर बैलेंस दीज एफर्ट्स ऑफ चाइना। इंडो पैसिफिक इंडिया अभी तक साइडलाइन पर क्यों था? मैंने आपसे एक सवाल पूछा था ना, हमें सोचना चाहिए इस पर। इसे एक रीजन ये बताया जाता है कि अभी तक भारत जो है वो एक्चुअली कॉन्टिनेंटल डिस्प्यूट्स में ही उलझा रहा, यानी कि नदर्न फ्रंट पर इधर पाकिस्तान और इधर चाइना। तो हमारा मेजर फोकस अपनी सिक्योरिटी रहा, और वो लैंड बेस्ड सिक्योरिटी। डिस्पाइट हैविंग स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हम वाटर ब्लू इकोनॉमी या ब्लू पावर बनने पर उतना फोकस नहीं कर पाए, राइट? तो लेकिन अब समय आ गया है। तो आप में शायद कुछ लोग कहेंगे ओहो, मतलब ये तो मतलब हम नेक्स्ट लेवल जा रहे हैं अब, यानी कि अभी तक केवल हम कॉन्टिनेंटल प्रॉब्लम्स पर फोकस कर रहे थे, मैरीटाइम प्रॉब्लम्स पर हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। तो यानी कि ये हमारी फोरसाइट दर्शाता है। लेकिन यहां पर मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इसमें भी एक रीजन चाइना है, यानी कि यहां पर भी हमारा जो स्टांस है दैट इज रिएक्टिव नॉट प्रोएक्टिव। चाइना क्योंकि इंडियन ओशन में अपनी पकड़ बनाएगा, क्लियर इंडिकेशन है, हमने प्रेजेंस भी देखी है, राइट? और साउथ चाइना सी हमारी खुद की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, मेक इन इंडिया के लिए भी जरूरी है कि साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज की प्रॉब्लम्स को हम हल करेंगे, तभी फेवरेबल टर्म्स पर हमें मार्केट एक्सेस मिलेगा, राइट?
तो ऐसे में ये चाइना की गतिविधियां हैं जिसके रिएक्शन में हमें इंडियन ओशन पर फोकस करना ही पड़ेगा। चलो कम से कम करना शुरू तो किया। अब हमें पता है कि हमारे जो रीजनल पावर एस्पिरेशन है वो एक्चुअली मैरीटाइम के रास्ते से आने हैं, राइट। तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप, रिएक्टिव प्रोएक्टिव। नाउ अब स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट शिफ्ट कर रहा है किस तरफ, इंडो पैसिफिक की तरफ। तो इसका एक कारण मैंने आपको बताया कि चाइना देखो लैंड पर भी प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए और वाटर पर भी कर रहा है। तो आपको नहीं लगता कि वाटर में अब हमारा यू कैन से कोलैबोरेशन विद सम ऑफ द वेस्टर्न पार्ट्स वो बढ़ना चाहिए, राइट। इट्स नॉट जस्ट विद यूएस, फॉर एग्जांपल इंडिया इज आल्सो हैविंग कोलैबोरेशन विद फ्रांस। आप सर्च करेंगे कॉर्पेट के बारे में, यानी कि हम कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं फ्रांस के साथ, क्योंकि फ्रांस इज आल्सो हैविंग नेवल प्रेजेंस हियर। इंडो पैसिफिक में अप्रोच हमारी बैलेंस हमें रखनी होगी। कारण मैंने आपको बताया ये भी नहीं लगना चाहिए रीजनल नेशंस को, क्योंकि चाइना इस फिर नैरेटिव को खेलेगा कि एक्चुअली जो इंडिया है इट इज टोइंग द लाइन ऑफ वेस्ट, तो हमें पिछलग्गू नहीं दिखना, राइट। वी शुड बी द वन हु इज एक्चुअली हैविंग स्ट्रेटेजिक बैलेंस। इन चाइना के साथ इंटरेस्ट वो भी। अब आप कहेंगे कि सर जरूरी क्या है, हम सीधे सीधे काउंटर क्यों नहीं करते जैसे यूएस कर रहा है। अरे यूएस अलग है भाई, यूएस तो सीधे से काउंटर करेगा क्योंकि सबसे पहले उसकी हेजेमनी को खतरा है, राइट। लेकिन हमें देखना है कि कई सारे ऐसे नेशंस हैं इस रीजन में, साउथ ईस्ट एशिया में, आपके जो आपका इंडियन ओशन में कितने सारे आइलैंड नेशंस हैं जो एक्चुअली अपनी अलाइनमेंट चाइना के साथ रखते हैं, क्योंकि चाइना उनको इन्वेस्टमेंट एंड एड ये बेनिफिट्स दे रहा है। तो अगर हम सीधे से चाइना के खिलाफ जाएंगे तो चाइना को एक मौका मिल जाएगा। चाइना वहां पर कंडीशनैलिटीज रख देगा इन देशों के साथ, देखो अब सीधे सीधे इंडिया हमारे खिलाफ जा रहा है, तो जो इंडिया के साथ क्लोज रिलेशंस रखेगा उसको ग्रांट नहीं देंगे, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं देंगे। तो मुझे बताइए जो स्ट्रेटेजिक एक्चुअली जो गैप हम इसका बेनिफिट ले पाते हैं यहां पर, कि जो देश चाइना के साथ भी अलाइन है हम उनके साथ भी अपनी अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से भूल हो जाएगी हमारे लिए? चाइना एक्चुअली इसका फायदा उठा लेगा। चाइना कहेगा देखो देखो ये इंडिया हमारे लिए खतरा है, और जो हमारे लिए खतरा है अगर तुम उसके साथ उठ बैठ रखोगे, तो उसके साथ अलाइनमेंट रखोगे, तो हम नहीं देंगे तुम्हें बेनिफिट। तो ऐसे में एक्चुअली चाइना कैन प्ले दिस स्टांस ऑफ आर्स अगेंस्ट अस। तो इसी वजह से यहां पर हमें इस कूटनीति का इस्तेमाल करना होता है कि नहीं नहीं नहीं, हम इस बैलेंस का फायदा उठाएंगे इस रीजन में, राइट। और यहां पर हम अपनी सॉफ्ट पावर बिल्ड करेंगे और बताएंगे उन देशों को कि देखो तुम्हें नुकसान ही होना है चाइना के साथ ऐसे एंगेज करने के लिए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे स्ट्रेटेजिक गैप व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट, इस एग्जांपल के थ्रू। शंघल डायलॉग में मोदी जी ने कहा था कि ज्योग्राफिकली हम एक्सेप्ट करते हैं, बताया मैंने आपको कि ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से लेकर वेस्टर्न कोस्ट तक ऑफ यूएस तक ये आपका इंडो पैसिफिक रीजन है। मेजर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स क्या है इंडो पैसिफिक में रिसेंट टाइम में? तो कुछ डिस्प्यूट जैसे कि चाइना जियोपॉलिटिकल एम्बिशन। चाइना कह रहा है कि मुझे ज्यादा थोड़ा चाहिए, कुछ मुझे चाहिए जमीन और पानी, इसका कुछ अदना सा टुकड़ा। अब इनसे पूछो जमीन और पानी, कौन सा जमीन और पानी? सो चाइना इज सेइंग कि हमारा जो ग्लोबल नेटवर्क है दिस इज गोइंग टू बी टर्न इनटू अ ग्लोबल नेटवर्थ। नेटवर्थ, जी हां, क्योंकि मैंने आपको बताया कि देखो पावरफुल बना जाता है सिस्टम स्टैब्लिश करके, राइट। यूएसए ने सिस्टम स्टैब्लिश किया था वर्ल्ड वॉर II के बाद करेंसी का। Major countries will need US dollar if they want to engage in international trade, and they need to engage in international trade. उनको क्यों अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में एंगेज होना है? क्योंकि तभी तो प्रोस्पेरिटी होगी। तो डॉलर वॉज देयर ग्लोबल कनेक्शन, ग्लोबल नेटवर्क। चाइना कह रहा है हमारा एक ग्लोबल नेटवर्क क्या होगा? ये होगा हमारा इंफ्रा, जमीन और पानी। अब इंडिया कह रहा है भाई तुम्हारे जमीन और पानी के चक्कर में जो हमारा नुकसान होगा वो हमारा एरिया जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उससे तुम सीपैक लेकर जाओगे, राइट। तो इसका मतलब है कि तुमने मान लिया है वो पाकिस्तान का है, तुम एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर उसको लेजिटिमेसी देने की कोशिश करते हो, हमारी सोवरेनिटी पर हमला है। साथ में आप जिन इकोनॉमीज को ध्वस्त कर रहे हो अपनी डेट ट्रैप पॉलिसी के थ्रू, तो ऐसे में एक तरीके से वो रिपल इफेक्ट इंडियन इकोनॉमी पे भी करते हैं, क्योंकि हमारे जो एक्सपोर्टर्स उन देशों के साथ एंगेज थे अब वो उतने एंगेज नहीं रह पाएंगे क्योंकि उनकी इकोनॉमी ध्वस्त है। तो वहां से हमारी जो डिमांड आ रही थी वो नहीं आएगी, राइट। तो इकोनॉमिक रीजंस भी है, साथ में सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, क्योंकि चाइना इस इंफ्रा को केवल ट्रेड के लिए इस्तेमाल नहीं करता, वो फिर इस इंफ्रा को सुरक्षा के लिए अपनी मिलिट्री आउटपोस्ट बनाता है और मिलिट्री आउटपोस्ट से फिर प्रेशराइज करता है अदर नेशंस को, प्राइमरली इंडिया को। तो ऐसे में हमें ये काउंटर करना पड़ेगा और यूएस को भी सेम ही लगता है। तो यहां पर हमारा एक तरीके से अलाइनमेंट हो जाता है। अब आप कहेंगे इस मेजर डेवलपमेंट में इंडिया कर क्या रहा है? इंडिया कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के साथ हमने एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के आपने बारे में सुना होगा, जहां पर इंडिया और जापान मिलकर चाइनीज एफर्ट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के
उनको काउंटर कर रहे हैं। काउंटर हम सीधे तौर पर ये शब्द नहीं यूज करते, हम एक अल्टरनेटिव मॉडल इन अफ्रीकन नेशंस को दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हम आपकी हेल्प करेंगे, बट आर इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी एम्पावरिंग इन नेचर। जैसे हम स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स खोल रहे हैं, एजुकेशन सेंटर्स खोल रहे हैं, टेलीकॉम पर वर्क कर रहे हैं, आईटी पर वर्क कर रहे हैं, तो हम जो है आपको डेट ट्रैप में नहीं डाल रहे जैसे चाइना डाल रहा है। तो हम बता रहे हैं कि देखो अल्टरनेटिव भी हो सकता है। चाइना साउथ चाइना सी में पैरासल आइलैंड और जो स्पार्टले आइलैंड है उसके आसपास वो अपने जो आइलैंड्स बना रहा है, तो उससे एक तरीके से एक यू कैन से जियोपॉलिटिकल फ्लक्स इस एरिया में होगा। अगर चाइना फर्दर इसको एक्सपेंड करता है तो इसका नुकसान यूएस को भी होगा, अदर वेस्टर्न नेशंस को भी होगा, इंडिया को भी होगा। जो वहां आसपास है उनको तो सबसे पहले ही होने ही वाला है, राइट। तो इस लिहाज से जापान को थ्रेट है, क्योंकि सेनकाकू आइलैंड जिसका नाम डियायू आइलैंड भी है कहा जाता है, तो उस समूह पर चाइना कहता है हमारे हैं, जापान कहता है हमारे हैं, उधर ताइवान कहता है नहीं नहीं तुम दोनों के नहीं हमारे हैं, तो चाइना कहता है तुम तो रह नहीं दो बस। तो मुद्दे की बात यह है कि ऐसे में रेगुलर एक्चुअली अगर कन्फ्रंटेशन इस एरिया में दिखता है तो ये एस्केलेट अगर होता है तो वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती है। पिछले कुछ समय में जब मैं एनालाइज करता हूं जापान को, तो देखता हूं कि अब वो जापान वो नहीं है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अपने आप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था भाई मैं डिफेंस में नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस की फोर्सेज रखूंगा, मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो यूएस की है, क्योंकि यूएस ने हिरोशिमा नागासाकी करा था। अब यूएस अपने आप को व्हाइट वॉश करने के लिए कह रहा था अरे सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी। लेकिन जापान पिछले कुछ समय में समझ गया है कि दुनिया बदल चुकी है, अब वो जो व्हाइट वॉश की जरूरत थी, सिक्योरिटी पैक्ट की जरूरत थी, अब यूएस को उतनी जरूरत नहीं है जापान की सुरक्षा पर इन्वेस्ट करने की। तो ऑल्दो दिस लोकेशन इज इंपॉर्टेंट, इसकी सुरक्षा यूएस के लिए भी जरूरी है, वेस्टर्न कोस्ट के लिए जरूरी है कि फॉरवर्ड एक्चुअली बेसिस जापान वाले जो आइलैंड्स है वहां पर यूएस अगर अपनी स्ट्रेंथ रखता है तो डेफिनेटली उसको भी सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन जापान को यह भी पता है कि सेल्फ रिलायंस इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। तो ऐसे में अब जापान का जो टिल्ट है वो कहीं ऐसा ना हो कि एस्केलेट कर दे यहां पर इश्यूज को। ऑस्ट्रेलिया एम्बिवेलेंस मतलब क्या है? देखिए हम सबको पता है क्वाड का पार्ट है ऑस्ट्रेलिया, ऑकस का पार्ट है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को एक्चुअली जो डिफेंस टेक है उसको इंप्रूव करने के लिए मेनी वेस्टर्न नेशंस आर हेल्पिंग, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया इज एक्चुअली हैज गिव्ड मिक्स सिग्नल्स इन पास्ट। अब तो काफी कॉन्क्रीट लगने लगे पिछले कुछ समय में, जब से स्पेशली उनके पड़ोस में साउथ पैसिफिक ओशन में सोलोमन आइलैंड जैसी जगह पर एक्चुअली चाइना आ गया है। लेकिन हमने इससे पहले एक्चुअली ऐसी पॉलिसीज देखी जहां पर एक चाइनीज स्टेक्स वाली कंपनी को एक महत्वपूर्ण पोर्ट ऑस्ट्रेलिया द्वारा दिया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया भी जो अपनी इंटरकनेक्टेडनेस है इकोनॉमी की चाइना के साथ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया को भी जरूरत है चाइनीज कंपनी के इन्वेस्टमेंट की, चाइनीज प्रोडक्ट्स की। कितनी सारी ऑस्ट्रेलियन इंडस्ट्रीज के जो इनपुट प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि फैक्ट्री में लगने वाले सामान है, वो चाइना से आ रहे हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया एक एम्बिवेलेंट पोस्चर यहां पर देख रहा था। लेकिन पिछले कुछ समय में हालांकि यहां से एम्बिवेलेंस कुछ कम हुआ है जब से ऑकस बना है। आसियान कंट्रीज की बात करें तो आसियान कंट्रीज जब बनी थी तो उसमें कहा जाता था कि यूएस का पुश फैक्टर लगा है, यानी कि यूएस चाहता था कि भाई आसियान कंट्रीज तुम साथ मिलकर आ जाओ। आप क्या कहोगे यार यूएस क्यों चाहता था, यूएस का क्या इंटरेस्ट है? क्योंकि ऐसे में आसियान कंट्रीज में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी कैपिटलिस्ट मॉडल पर, राइट। और कैपिटलिस्ट मॉडल पर होगी तो एक तरीके से यहां पर कम्युनिज्म का इंफ्लुएंस नहीं आ पाएगा, ये एक आइडिया था। तो कम्युनिज्म का एक काउंटर खड़ा हो जाएगा बाय इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एज अ प्रूवन मॉडल। तो ये कोशिश यूएस कर रहा था। लेकिन अब जब चाइना को काउंटर करने की बात आती है तो कुछ ऐसा लगता है कि इनसे ना हो पाएगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि चाइना जब यहां पर बढ़ रहा है साउथ चाइना सी में, तो आसियान कुछ खास एक्चुअली स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पा रहा, जिसका एक कारण इनकी खुद की इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन चाइना है। तो ये जैसे स्पार्टली आइलैंड वाला इशू है, जैसे इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल कहती है कि भाई चाइना आपका स्टेक नहीं है यहां पर इस इशू पर, फिलीपींस के फेवर में मामला आ जाता है, चाइना कहता हम तो मानते ही नहीं है इसको। तो वहां पर फिर भी आसियान कुछ कर नहीं पाता खास यूएन क्लॉज के लॉस को इंश्योर करने के लिए। लेकिन अभी जो रीसेंट डिबेट है, जिस रीसेंट ये अपडेट थी जिसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो था कि अभी जो 9 डैश लाइन है उसको एक्चुअली डब्ल्यूएमओ ने रिमूव कर दिया है। 9 डैश लाइन वो लाइन है जो बताती है चाइना का क्लेम कि ये सारा एरिया हमारा है। तो ये वियतनाम के रिक्वेस्ट पर ऐसा किया गया है और आसियान इसको समर्थन देता है। तो लग रहा है कि हाँ आसियान में वो स्पाइन जो है वो बैक आ रही है। अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया के लिए? इंडिया के लिए तो अपॉर्चुनिटी अभी यही तो गिनवाई है आपके लिए, राइट। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी है, हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम हुआ, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी क्योंकि सिक्योरिटी भी यहीं से आनी है, राइट। चाइना को काउंटर करना पड़ेगा। और एक और महत्वपूर्ण बात देखिए, अगर सब देश इकट्ठे आ रहे हैं टू काउंटर चाइना,
क्योंकि चाइना उनके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको ये लगता है कि ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि भाई अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ, फ्रांस के साथ अब ज्यादा एंगेज इस वजह से कर सकते हैं क्योंकि हम दोनों के इंटरेस्ट कनेक्टेड हैं चाइना से। चाइना अगर ज्यादा बढ़ता है तो दोनों के इंटरेस्ट जाएंगे, तो हम सबको क्लोज लाने में भी चाइना एक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक तरीके से ये भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि केवल इंडो पैसिफिक के लेवल पर ही अब हम इस एंगेजमेंट को ना देखें, ये तो एक बहाना है, लेकिन इसके साथ साथ और काफी काम बनाना है। समझ गए ना, ये तो एक बहाना है इंडो पैसिफिक, जरूरी है वो भी, लेकिन इसके साथ साथ काफी काम बनाना है। काफी काम का मतलब क्या है भाई? डिफेंस है, आईटी है, आपका मैन्युफैक्चरिंग है, राइट, इतने सारे जो एरियाज हैं हमारे, चाहे वो एग्रीकल्चर है, R&D है, तो इन सब एरियाज में फेवरेबल एक्चुअली नेगोशिएशन स्टैंड पॉइंट हमारा रह सकता है, तो बाकी काम बनाना है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ। ब्लू इकोनॉमी मैंने भी आपको बताया था, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि इंडिया एक्सप्लॉइट कर सकता है अपनी ब्लू इकोनॉमी, यू कैन से एवेन्यूज को। तो दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू अभी रिसेंट पास्ट में कि अब इसमें हमें वी हैव टू मेक बेस्ट आउट ऑफ इट। तो मतलब फ्रेंडली रिलेशंस भी रखने हैं, वी हैव टू हैव अ बैलेंसिंग एक्ट, वी कैन नॉट जस्ट टू द लाइन्स ऑफ वेस्ट, राइट। इसके लिए इंडिया क्या कर रहा है? जैसे कुछ एक्सरसाइजेज मैंने कहा था ना कि डिफेंस प्रोडक्शन भी करना होगा, एक्सरसाइज भी करनी होगी। एग्जांपल से मिलन, मालाबार, ये करंट में अपडेट्स रहते हैं, आपको मैं बताता रहता हूँ। इंडिया के इनिशिएटिव्स क्या हैं? इंडिया जापान के साथ एफ्रो एशिया, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन एशियन ग्रोथ कॉरिडोर, अभी जो आपको बताया था, हम कनेक्ट कर रहे हैं एशिया अफ्रीका को। इंडियन आइलैंड नेशंस की हम महत्ता समझ रहे हैं, और इवन पैसिफिक आइलैंड ग्रुप में भी हमने शिरकत की कि आपकी जो जरूरतें हैं उनको हम भी पूरा करेंगे। तो नाउ कंक्लूजन के तौर पर हम इस बात को याद रखेंगे कि SSP यानी कि आपकी सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी के लिए इंडो पैसिफिक इज इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट जस्ट फॉर अस, इट इज फॉर वेस्टर्न नेशंस एज वेल। तो अगर शक्तिशाली देशों की खुद की SSP यहां से कनेक्टेड है तो जाहिर सी बात है ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है, और इंडिया अगर यहां पर एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो इंडिया के साथ अलाइन करेंगे। अब जरा एक क्वेश्चन देख लीजिए। Consider the following international solar alliance, ISA headquartered in Haryana. All the member states of United Nations are eligible to join ISA. ISA granted observer status in UNGA. तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहां पर आपके ऑप्शंस हैं। शायद कई लोगों को जिक्र, कुछ डाउट इसमें आएगा कि यार इसमें ISA में केवल ट्रॉपिकल एरिया में जो नेशंस है वही आएंगे या हर कोई एलिजिबल है? तो यूपीएससी ना इस तरीके से ट्रैप खेलेगी आपके साथ। जब मुझे पता आप कहां गलती कर सकते हो तो यूपीएससी को तो पता ही है। यहां पर पूरा आपके लिए एक्सप्लेनेशन है, ये PDF में अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप शशांक त्यागी फॉर यू में, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ इंडो पैसिफिक डिस्कोर्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट, यही हमने अभी डिस्कस किया। तो आई थिंक अब आपको क्लैरिटी मिली होगी, कोई कॉन्फिडेंस आप में आ रहा होगा। कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, यही एक्चुअली पर्पस था वीडियो का। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए।